जो आज हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं ये कोशिश हमारी होगी, ठीक है। हालांकि देखो आज बहुत कम बच्चे लाइव आ पाएंगे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता था कि आज मैं छुट्टी पर हूँ, बट फिर भी मैं क्लास लेने आ गया। तो भाई वो बच्चे हमें माफ कर देना, ठीक है। ये मत कहना कि सर ये तो चीटिंग हुई, आप क्यों आगे पढ़ाने, तो वो बाद में देख लेना रिकॉर्डेड फॉर्म में इस क्लास को, है ना। तो चलिए साहब, तो मेरे भाई मेरे दोस्त सरप्राइज हो गया जब है। तो आज जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस। क्या नाम है इस टॉपिक का? इस टॉपिक का नाम है स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस, कथन और पूर्व धारणाएं, कथन और पूर्व धारणाएं, ठीक है। जैसे जब हम लॉजिकल रीजनिंग पढ़ रहे थे स्पेशल क्लासेस में, है ना, जब हम लॉजिकल रीजनिंग पढ़ रहे थे स्पेशल क्लासेस में, तो दो चैप्टर हमसे छूट गए थे। एक तो हमने स्टेटमेंट अजम्पशन नहीं पढ़ा था, दूसरा हमने स्टेटमेंट आर्गुमेंट नहीं पढ़ा था। बाकी के सारे चैप्टर हमने पढ़ लिए थे, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट कंक्लूजन, है ना, ये तीनों चैप्टर हमने पढ़ लिए थे। लेकिन ये दो चैप्टर रह गए थे, स्टेटमेंट अजम्पशंस एंड स्टेटमेंट आर्गुमेंट। तो आज और कल की क्लास में हम इन दोनों ही चैप्टर्स को खत्म कर देते हैं, है ना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट अजम्पशंस, कथन और पूर्व धारणाएं, कथन और पूर्व धारणाएं, पूर्व धारणाएं, ठीक है मेरे भाई, पूर्व धारणाएं, कथन और पूर्व धारणाएं। अब आप ये बताओ, हमने एक चैप्टर पढ़ा था स्टेटमेंट एंड कंक्लूजंस, ठीक है, एक चैप्टर पढ़ा था स्टेटमेंट कंक्लूजंस, और एक चैप्टर पढ़ा था, एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं स्टेटमेंट अजम्पशंस। क्या मुझे बताओगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अजम्पशंस एंड कंक्लूजंस? अजम्पशंस और कंक्लूजन में क्या अंतर होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अजम्पशंस एंड कंक्लूजंस? अजम्पशंस और कंक्लूजंस में क्या डिफरेंस होता है? अजम्पशंस जिसको हिंदी में बोलते हैं पूर्व धारणाएं, अजम्पशंस जिसको हिंदी में बोलते हैं पूर्व धारणाएं, पूर्व धारणाएं, और कंक्लूजंस जिसको हिंदी में बोलते हैं निष्कर्ष। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? हाँ जी, अजम्पशंस और पूर्व धारणा और निष्कर्ष में क्या अंतर है? इन दोनों में क्या डिफरेंस है? पूर्व धारणा और निष्कर्ष में, अजम्पशंस और कंक्लूजंस में क्या अंतर हो सकता है? सर अगर हम कंक्लूजंस की बात करें ना, निष्कर्ष की, तो कोई भी कंक्लूजन तब सही होता है जब वो बात एकदम 100% ट्रू है ना। कोई भी निष्कर्ष तब सही होगा जब वो बात एकदम 100% ट्रू है, फॉलो करती है। और कोई भी अजम्पशन तब सही होता है जब वो बात लेस देन 100% ट्रू है, जब वो बात लेस देन 100% ट्रू है, लेस देन 100% ट्रू। तो कोई भी पूर्व धारणा तब सही होती है जब वो बात लेस देन 100% ट्रू है, और कोई भी निष्कर्ष तब सही होता है जब वो बात 100% ट्रू है। पूर्व धारणा को हम पॉसिबिलिटी भी बोल सकते हैं बेटा। क्या बोल सकते हैं पूर्व धारणा को? पूर्व धारणा को हम पॉसिबिलिटी भी बोल सकते हैं। पॉसिबिलिटी का मतलब पूर्व धारणा को हम संभावना भी बोल सकते हैं, संभावना, ऐसी संभावना है। अच्छा मुझे एक बात बताओ बेटा, पॉसिबिलिटी, संभावना, ऐसी संभावना है। मेरे भाई मुझे एक बात बताओ, नसीम खान जी मुझे एक बात बताइए कि ये जो चैप्टर है ये रियल लाइफ से रिलेटेड है, प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है ना। इस चैप्टर में जो भी कथन होगा वो एक रियल होगा, ऐसा नहीं कोई भी इमेजिनरी काल्पनिक कथन होगा। कोई काल्पनिक कथन नहीं होगा कि एक ऐसी दुनिया है जिसमें नोटों की वर्षा होती है, तो ऐसे कोई काल्पनिक कथन यहाँ पे नहीं दिए जाएंगे। इस चैप्टर में जो भी स्टेटमेंट होगा, जो भी स्टेटमेंट होगा, जो भी कथन होगा, वो एक वास्तविक होगा, वो एक रियल होगा, वो रियल होगा, वो वास्तविक होगा, ठीक है। रियल नहीं होगा, रियल होगा। तो मेरे भाई मेरे दोस्त मुझे एक बात बताओ, अगर हम रियल लाइफ से रिलेटेड कोई भी अजम्पशन देते हैं, कोई भी पूर्व धारणा देते हैं, तो मेरे ख्याल से रियल लाइफ में तो हर अजम्पशन सही होता है, हर पूर्व धारणा सही होती है। भाई पूर्व धारणा का मतलब क्या है? अज्यूम, अजम्पशन का मतलब अज्यूम, अज्यूम कर लेना, मान लेना, अनुमान। तो भैया क्या हो गया भैया उपाध्याय जी, क्लास 31 में प्रीवियस क्लासेस कैसे देख सकते हैं? अरे वीओडी का ऑप्शन है ना, वीओडी, आप वीओडी पे क्लिक करोगे तो आपको सारी क्लासेस दिख जाएंगी रिकॉर्डेड फॉर्म वाली। हाँ जी, तो मैं आपको क्या समझा रहा था, और लाइव क्लास के अंदर वो क्लास देख पाते हो आप जो रिकॉर्डेड फॉर्म में होती है। मैं आपको बता रहा था ये जो चैप्टर है ये रियल लाइफ से रिलेटेड है बेटा। बुक बहुत जल्द आएगी मार्केट में, बस अब मैं क्या बताऊँ, काम तो देखो बहुत तेजी से चल रहा है बुक पे, और 100% एरर फ्री के साथ काम चल रहा है, बहुत सारी चीज़ अपडेट हो रही है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम मिल रहा है। हाँ, तो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ये जो चैप्टर है ये बिल्कुल रियल लाइफ से रिलेटेड है ना। इस चैप्टर में जो भी अनुमान निकाला जाएगा वो तभी सही होगा जब वो एकदम रियल लाइफ से जोड़ा जाए, और रियल लाइफ में हर अनुमान सही होता है भैया। रियल लाइफ में तो आप कोई भी अनुमान लगा दो, सारे अनुमान सही हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ कि एक कथन मैंने आपको दिया कि दिल्ली का मौसम एकदम साफ है, एकदम वेदर क्लियर, और यहाँ पे धूप निकली हुई है, ये एक स्टेटमेंट है। दिल्ली का वेदर अभी एकदम नीट एंड क्लीन है और धूप निकली हुई है, ठीक है। अब मैं कुछ अनुमान लगा रहा हूँ। अनुमान, पहला अनुमान है हो सकता है दिल्ली में 3 घंटे बाद बारिश होने लगे। दूसरा अनुमान है हो सकता है दिल्ली में 3 घंटे बाद भूकंप आ जाए, है ना। दूसरा अनुमान है हो सकता है दिल्ली में 3 घंटे बाद भूकंप आ जाए। तीसरा अजम्पशन है हो सकता है दिल्ली में 3 घंटे बाद ज्वालामुखी फट जाए। देखो पहला मतलब स्टेटमेंट क्या है, दिल्ली का मौसम एकदम साफ है, वेदर एकदम नीट एंड क्लीन है, तो 3 अनुमान मैंने लगाए। हो सकता है दिल्ली में 3 घंटे बाद बारिश होने लग जाए, हो सकता है दिल्ली में 3 घंटे बाद भूकंप आ जाए, हो सकता है दिल्ली में 3 घंटे बाद ज्वालामुखी फट जाए, ठीक है। ये 3 अनुमान है। अब बताओ तीनों में से कौन सा सही होगा? अगर हम प्रैक्टिकली सोचें, रियल लाइफ से रिलेटेड अगर हम कोई भी अनुमान देते हैं तो हमेशा सारे अनुमान सही हो जाते हैं, है ना। भाई हो सकता है बारिश हो जाए दिल्ली में, हमें क्या पता, कुछ भी हो सकता है, अनुमान ही तो है। हमने कब कहा कि हम एकदम सत्य बोल रहे हैं? हम सिर्फ ये तो कह रहे हैं कि एक अनुमान है तो अनुमान तो सही हो ही सकता है। हो सकता है दिल्ली में भूकंप आ जाए, आपको क्या पता, हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी तो है ना। तो रियल लाइफ से रिलेटेड अगर आप अनुमान को सोचते हो तो आपका हर अनुमान सही होता है। लेकिन अगर ऐसा होता तो ये चैप्टर बहुत ईजी हो जाता, फिर तो इस चैप्टर में कुछ करना ही नहीं था। आप अजम्पशन देखो सही कर दो, अजम्पशन देखो सही कर दो, है ना। हाँ बेटा आज क्लास ऑफ थी, लेकिन आपके प्यार हमें खींच लाया है, क्लास लेने पे मजबूर कर दिया, इसलिए हम क्लास लेने आ गए। चलो तो मैं आपको एक बात बताऊंगा, बेसिकली अगर हम प्रैक्टिकली सोचें तो बेटा प्रैक्टिकली सिर्फ 2 ही ऐसे अजम्पशन है जो कभी सही नहीं होते। प्रैक्टिकली सिर्फ 2 ही ऐसे अजम्पशन है जो कभी सही नहीं होते, उनको छोड़कर हमेशा सारे अजम्पशन सही होते हैं। अगर आप प्रैक्टिकली सोचें ना, सिर्फ 2 ऐसे अजम्पशन है जो कभी सही नहीं होते, उनको छोड़कर हमेशा सारे अजम्पशन सही होते हैं, हमेशा सारे अजम्पशन सही होते हैं। अब आप कहोगे सर वो 2 कौन-कौन से हैं अजम्पशंस? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ assumptions that can never be true. There are 2 types of assumptions. There are 2 types of assumptions. There are 2 types of assumptions that can never be true. That can never be true. सिर्फ 2 ही ऐसे assumption है जो कभी सही नहीं हो सकते, उनको छोड़कर हमेशा सारे assumption सही होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला, the assumption which is against to statement. Which is against to statement. The assumptions which is against to statement. वो पूर्व धारणा जो कि कथन का विरोध करती है, वो पूर्व धारणा जो कथन का विरोध करती है, वो अजम्पशन कभी भी
कभी सही नहीं माना जाएगा। जैसे मैंने आपसे कहा दिल्ली का वेदर एकदम क्लियर है, नीट एंड क्लीन धूप निकली हुई है, और मैंने अजम्पशन दिया था कि हो सकता है दिल्ली में 3 घंटे के बाद बारिश होने लग जाए। तो बेटा ये अजम्पशन अगर प्रैक्टिकली सोचे सही भी हो सकता है, लेकिन ये स्टेटमेंट के अगेंस्ट है, क्योंकि स्टेटमेंट में कहा गया है कि वेदर क्लियर है और आप कह रहे हो बारिश हो जाए, तो ऐसा कहना स्टेटमेंट के अगेंस्ट चला गया। आपको दर्शाता है कि आप कथन का विरोध कर रहे हो, और हम कभी भी कथन का विरोध नहीं कर सकते, हम कभी भी स्टेटमेंट के अगेंस्ट नहीं जा सकते। इस बात का बेहद ध्यान रखना। तो वो अजम्पशन कभी भी सही नहीं माने जाएंगे जो डायरेक्टली स्टेटमेंट का विरोध करते हैं, स्टेटमेंट के अगेंस्ट होते हैं। ठीक है मेरे भाई, है ना। हमें हमेशा स्टेटमेंट के फेवर में रहना है, हमें हमेशा स्टेटमेंट का साथ देना है, हमें हमेशा स्टेटमेंट के फेवर में रहना है, हमें हमेशा स्टेटमेंट का साथ देना है, कथन का साथ। दूसरा देखो, वो अजम्पशन कभी भी सही नहीं हो सकते दैट आर इलॉजिकल, जो कि इलॉजिकल होते हैं। इलॉजिकल मतलब अमान्य। वो अजम्पशन कभी भी सही नहीं माने जाते जो इलॉजिकल होते हैं, अमान्य। ठीक है, अमान्य का मतलब समझ लो, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हो सकता है दिल्ली में 3 घंटे के बाद ज्वालामुखी फटने लगे। अब बेटा दिल्ली में ज्वालामुखी फटने लगे, दिल्ली में ज्वालामुखी तो है ही नहीं, तो फटेंगे कहां से? तो इसलिए ऐसे अजम्पशंस होते हैं इलॉजिकल। तो ये 2 अजम्पशन है जो गलत होंगे हमेशा। दिल्ली में 3 घंटे का भूकंप, ये सही हो सकता है अजम्पशन, क्योंकि ये स्टेटमेंट का भी विरोध नहीं करता और ये इलॉजिकल भी नहीं है, दिल्ली में तो भूकंप आते रहते हैं। तो सिर्फ हमें इन 2 अजम्पशंस को पहचानना है कि हमें कभी भी स्टेटमेंट के अगेंस्ट नहीं जाना और ना ही हमें कभी भी इलॉजिकल होना। बस इन दोनों अजम्पशंस को छोड़कर हमेशा सारे अजम्पशंस हमारे सही होंगे, हमेशा सारे अजम्पशंस हमारे सही होंगे, सिर्फ इन दोनों अजम्पशंस को छोड़कर। ठीक है, सिर्फ इन दोनों अजम्पशंस को छोड़कर हमें हमेशा बेटा स्टेटमेंट का साथ देना है, हमें हमेशा स्टेटमेंट के फेवर में रहना है, कभी किसी सरकार का विरोध नहीं करना है, हमेशा कथन का हमें साथ देना है। अब जरा बेटा पेन पेपर निकालो और अपने आंसर्स लिखना शुरू करो। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? पहले आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, अच्छे से समझो, है ना, और हमेशा स्टेटमेंट के फेवर में रहना है। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना बेटा मेरी बात। आंसर आप लोगों ने लिख लिया, आपकी क्या सोच थी? अब बेहद ध्यान से सुनना बेटा। क्वेश्चन क्या है कि सरकार ने देश के सभी सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त काम के बदले अनाज कार्यक्रम की हाल ही में घोषणा की है। सरकार ने क्या बोला है, देश में सूखा पड़ रहा है ना, सरकार ने देश के सभी सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए, जितने भी मतलब जहां सूखा पड़ा है वहां के लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि लोगों से अतिरिक्त काम कराओ और उसके बदले उनको अनाज दे दो। अनाज कार्यक्रम की हाल ही में घोषणा की है। तो पहला जंक्शन क्या है, द गवर्नमेंट हैज एडुकेट फंड टू रन दिस प्रोग्राम। हो सकता है इन प्रोग्राम्स को चलाने के लिए सरकार के पास पर्याप्त निधि हो। अब ये बताओ, ये बात स्टेटमेंट के फेवर में है या अगेंस्ट है या इलॉजिकल है? भैया सरकार कोई प्रोग्राम चलाना चाहती है और हम कहते हैं कि हो सकता है कि सरकार के पास इन कार्यक्रम को चलाने के लिए पर्याप्त निधि हो, तो ये बात स्टेटमेंट का साथ दे रही है या नहीं? सर बिल्कुल सपोर्ट करती है। अरे कोई प्रोग्राम कोई कार्यक्रम तभी तो चलाएंगे जब हमारे पास पर्याप्त धन होगा, तो हम यही तो कह रहे हैं सरकार के पास पर्याप्त धन है, तो ये बात बिल्कुल स्टेटमेंट के फेवर में है। अच्छा, दूसरी बात है कि अफेक्टेड पीपल में बी एबल टू गेट एटलीस्ट 1 मील अ डे टू दीस प्रोग्राम्स। हो सकता है इन प्रोग्राम्स के कारण प्रभावित लोगों को कम से कम दिन में एक बार का खाना मिल सकेगा। मतलब हो सकता है इन प्रोग्राम्स के बाद लोगों को कम से कम दिन में एक बार का तो खाना मिले, कम से कम एक बार का खाना। सर ये भी बात स्टेटमेंट के फेवर में है कि ये प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं लोगों को खाना वितरण करने के लिए, हम कह रहे हैं कि कम से कम एक टाइम का खाना मिलेगा। तो यहाँ पर दोनों ही बातें स्टेटमेंट के फेवर में है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा बोथ। अब देखो अजम्पशंस के केस में ये नहीं बोलते बोथ फॉलो, फॉलो वर्ड अजम्पशन के केस में यूज नहीं होता है। अजम्पशन के केस में वर्ड यूज होता है इम्प्लिसिट, बोथ इम्प्लिसिट। दोनों ही पूर्व धारणाएं अंतर्निहित है, अंतर्निहित है, दोनों ही पूर्व धारणाएं अंतर्निहित है। तो बेटा अजम्पशंस के लिए जो वर्ड यूज होते हैं वो यूज होते हैं इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट का मतलब अंतर्निहित, तो अजम्पशन के लिए क्या वर्ड यूज होते हैं? इम्प्लिसिट, अंतर्निहित। ठीक है मेरे भाई, दोनों ही पूर्व धारणाएं सही है। तो हमें कुल मिलाकर हमेशा स्टेटमेंट का फेवर में रहना है, उसका साथ देना है, उसके अगेंस्ट नहीं जाना है, उसका विरोध नहीं करना है। ठीक है, उसका विरोध नहीं करना हमें, बस इतना याद रखना। इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर फटाफट से अपने पेन और पेपर अपने रजिस्टर पे नोट करो, जल्दी से आंसर्स लिखो। दोनों क्वेश्चंस के आंसर।
क्वेश्चन के आंसर लिख लिया हमने। बताओ क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या लिखा आपने। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना और ध्यान से सुनना। राज्य के अधिकांश इंजीनियरिंग कॉलेजों ने अगले शैक्षणिक सत्र के लिए सीटों की अधिक संख्या मंजूर करने के लिए विनियामक निकाय को आवेदन किया। आप इस स्टेटमेंट को समझ लो। स्टेटमेंट एक्जेक्टली कहने क्या चाह रहा है। स्टेटमेंट हमसे ये कहना चाह रहा है कि बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे जिन्होंने एप्लीकेशन दी है, एक याचिका दायर की है कि हमारे कॉलेज में नंबर ऑफ सीट्स बढ़ा दी जाए। बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज चाहते हैं कि उनके कॉलेज में नंबर ऑफ सीट्स बढ़ा दी जाए। अब प्रैक्टिकली में सोचना कि उनको परमिशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कि सीट बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी, ऐसा कुछ मत सोचना। आप बस पहले एग्जाम्पल पे फोकस रखो। हो सकता है कि राज्य में इंजीनियरिंग कॉलेजों को परमिशन मिल जाए। अगर हम कह रहे हैं कि अगर हम कह रहे हैं कि लोगों को परमिशन दे दी जाएगी, तो ये बात स्टेटमेंट के फेवर में है नहीं, ये बताओ। सर बिल्कुल स्टेटमेंट के फेवर में है। लोग परमिशन चाह रहे हैं और हम कह रहे हैं उनको परमिशन मिल जाएगी। अच्छा, सेकंड अजम्पशन है द इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऑफ द स्टेट में गेट एडिक्वेट नंबर ऑफ एप्लीकेंट टू फिल द एडिशनल सीट्स। हो सकता है जो उनके कॉलेज में नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाई गई हैं, उन पर स्टूडेंट्स आकर एडमिशन ले ले। तो जब हम ऐसा कह रहे हैं कि जो सीट्स बढ़ाई गई हैं उन पर स्टूडेंट्स आकर एडमिशन ले ले, तो ऐसा कहना स्टेटमेंट के फेवर में है या अगेंस्ट है? सर ये बात भी तो स्टेटमेंट के फेवर में है कि जितनी भी सीट्स बढ़ाई गई हैं उन पर स्टूडेंट्स आकर एडमिशन ले ले। तो यहाँ पर दोनों ही बातें स्टेटमेंट के फेवर में है, परमिशन मिल जाना और बढ़ी हुई सीट्स पे एडमिशन लेना। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो गया? बोथ इम्प्लिसिट। दोनों ही पूर्व धारणाएं अंतर्निहित हैं। बोथ इम्प्लिसिट, दोनों ही पूर्व धारणाएं अंतर्निहित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नगर निगम ने मानसून के आने तक शहर में जल आपूर्ति में 50% कमी करने की घोषणा की है। नगर निगम ने क्या किया है? मानसून के आने तक नगर निगम ने मानसून के आने तक शहर में जल आपूर्ति में 50% कमी करने की घोषणा की है। मतलब नगर निगम ने क्या बोला, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने क्या बोला, जब तक मानसून नहीं आ जाएगा तब तक 50% पानी की कटौती होगी। पहले 2 टाइम पानी आता था, अब 1 ही टाइम पानी आएगा, ऐसा नगर निगम ने बोला। तो पहला जंक्शन है, हो सकता है लोग नगर निगम के एक पक्षीय निर्णय का विरोध करेंगे। अगर देखो आप प्रैक्टिकली सोचो तो ऑब्वियस सी बात है कि आप विरोध ही करोगे। अगर प्रैक्टिकली सोचो तो ऑब्वियस सी बात है विरोध ही करोगे, है ना। लेकिन क्या हम स्टेटमेंट के फेवर में है? क्या हम स्टेटमेंट के फेवर में है कि नहीं? ऐसा नहीं है नसीम खान साहब, तुम्हारे यहाँ से दिक्कत होगी। क्या हम स्टेटमेंट के फेवर में है? सर ये बात स्टेटमेंट के फेवर में नहीं है। हम कह रहे हैं कि हम नगर निगम का विरोध करेंगे, इसका मतलब स्टेटमेंट का विरोध करेंगे, तो ये बात स्टेटमेंट के फेवर में नहीं है। अच्छा, हो सकता है नगर निगम निवासियों के कर को कम कर दे क्योंकि पर्याप्त जल उपलब्ध कराने में असफल रहा। हो सकता है नगर निगम निवासियों के कर को कम कर दे। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, हम ये कह रहे हैं कि हो सकता है नगर निगम अपने टैक्सेस को कम कर दे। तो मेरे दोस्त मुझे एक बात बताओ, अगर नगर निगम टैक्स कम करेगा तो नुकसान किसका होगा? नगर निगम का। नगर निगम का नुकसान यानी कि स्टेटमेंट का नुकसान, कथन का नुकसान यानी कि कथन का विरोध, और कथन का विरोध यानी कि कथन हुआ गलत। भैया कुल मिलाकर हम कथन का नुकसान कभी नहीं करेंगे, हम स्टेटमेंट का नुकसान कभी नहीं करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ नॉन इम्प्लिसिट्स। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? नॉन इम्प्लिसिट्स। कोई भी पूर्व धारणा अंतर्निहित नहीं है, कोई भी पूर्व धारणा अंतर्निहित नहीं है। नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड इम्प्लिसिट्स, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड इम्प्लिसिट्स। ठीक है, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड इम्प्लिसिट। हम बेटा कथन का विरोध कभी नहीं करेंगे, हमें हमेशा कथन का साथ देना है, हमें हमेशा स्टेटमेंट के फेवर में ही रहना है, हमेशा स्टेटमेंट के फेवर में रहना है, हम उसका विरोध कभी नहीं कर सकते। ठीक है, आज बहुत सारे बच्चे नाराज हो जाएंगे कि सर आपने छुट्टी की कहा और क्लास लेना शुरू कर दिया, बट कोई बात नहीं बेटा, कभी कभी आपका प्यार था जो हमें खींच लाया, बस यही समझ लो। बस हम चाह रहे थे आपका नुकसान ना हो, है ना, इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 4 पर। राज्य गर्मी की भीषण लहर से गुजर रहा है। देखो राज्य में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है भयंकर, और गर्मी की भीषण लहर से राज्य गुजर रहा है। इसे देखते हुए सरकार ने तत्काल प्रभाव से अगले पखवाड़े तक सारे स्कूल कॉलेजों को बंद करने के लिए कहा। अगले पखवाड़े यानी कि अगले 15 दिनों तक। मतलब राज्य बहुत गर्मी की भीषण लहर से गुजर रहा है, तो इसके चलते सरकार ने क्या बोला, भैया अगले 15 दिनों तक सारे स्कूल कॉलेज बंद कर दो, सारे स्कूल कॉलेज बंद कर दो अगले 15 दिनों तक। तो पहला जंक्शन है, हो सकता है कि गर्मी की लहर एक पखवाड़े से ज्यादा ना चले, हो सकता है गर्मी की लहर 15 दिनों से ज्यादा ना चले। तो मेरे दोस्त मेरे भाई मुझे एक बात बताओ कि हम कह रहे हैं कि हो सकता है गर्मी की लहर 15 दिनों से ज्यादा ना चले, तो ये बात स्टेटमेंट के फेवर में है या नहीं? ये बात कथन का साथ दे रही है नहीं? देखो ये बताओ गवर्नमेंट ने क्या कहा? गवर्नमेंट ने कहा कि हो सकता है नहीं, गवर्नमेंट ने बोला कि 15 दिनों तक सारे स्कूल कॉलेज बंद कर दो। तो सरकार ने ये क्यों कहा कि 15 दिनों तक सारे स्कूल कॉलेज बंद कर दो? सरकार ने ये क्यों नहीं कहा कि अनिश्चित काल तक सारे स्कूल कॉलेज बंद कर दो? सरकार ने 15 दिनों के लिए ही क्यों कहा कि सारे स्कूल कॉलेज बंद कर दो? अनिश्चित काल के लिए क्यों नहीं कहा सरकार ने, ये बताओ। तो इसका मतलब यह है सरकार ने मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से पूछा होगा, मौसम विभाग से जानकारी ली होगी, उन्होंने बताया होगा, तभी तो सरकार ने 15 दिनों का बोला। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं 15 दिनों के बाद गर्मी खत्म हो जाए, तो ये बात स्टेटमेंट के बिल्कुल फेवर में है। अच्छा, हो सकता है छात्रों के माता पिता 15 दिनों के बाद भी अपने बच्चों को स्कूल ना भेजें। मुझे एक बात बताओ, सरकार ने 15 दिनों तक स्कूल बंद किया है और 15 दिनों के बाद वो ओपन करेंगे तो चाहेंगे बच्चे स्कूल में आए, और हम कह रहे हैं कि बच्चों के पेरेंट्स 15 दिनों के बाद भी अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज ना भेजें। इसका मतलब ये बात स्टेटमेंट का विरोध कर दिया, उसके अगेंस्ट चली गई। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ओनली फर्स्ट फॉलोस, केवल पहली ही पूर्ण धारणा अंतर्निहित है। ओनली फर्स्ट फॉलोस, केवल पहली ही पूर्ण धारणा अंतर्निहित है, या फिर हम कह सकते हैं ओनली फर्स्ट इम्प्लिसिट। भरत अंजलि बिल्कुल सही कहा आपने, गुड जॉब। ओनली फर्स्ट इम्प्लिसिट, केवल पहली पूर्ण धारणा अंतर्निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ बेटा। रेल पटरियों को पार करने की कोशिश कर रहे हैं, रेल पटरियों को पार करने की कोशिश कर रहे हैं कई लोगों को रेलवे पुलिस ने पकड़ लिया और छोड़ने से पहले उन पर भारी जुर्माना लगाया, है ना। इन व्यू ऑफ दिस, नहीं, मेनी पीपल वर कॉट बाय द रेलवे पुलिस व्हाइल दे वर ट्राइंग टू क्रॉस द रेलवे ट्रैक एंड पे हैवी पेनल्टी, है ना, बिफोर रिलीजिंग देम। बहुत सारे लोगों को रेलवे पुलिस ने पकड़ लिया, कब? रेलवे ट्रैक, रेलवे फाटक पार कर रहे थे वो, और उन पे बहुत पेनल्टी भी लगाई रेलवे पुलिस ने। अब बताओ कौन सा ऐसी पूर्ण धारणा है जो इस कथन का साथ देती है? पीपल ने रिफ्रेन फ्रॉम क्रॉसिंग द रेलवे ट्रैक इन फ्यूचर, हो सकता है लोग भविष्य में रेल की पटरियां पार करने से परहेज करें। सर बिल्कुल, सरकार ये तो चाह रही है कि हो सकता है लोग भविष्य में रेल की पटरियां पार करने से परहेज करें। दूसरा, पीपल में कंटिन्यू क्रॉसिंग द रेलवे ट्रैक, लोग इसी तरह से रेलवे पटरियां पार करते रहेंगे और भारी जुर्माना भरते रहेंगे। देखो प्रैक्टिकली अगर सोचे तो उल्टा ही होगा, है ना, लेकिन ये बात कथन का विरोध करती है कि अब भी रेल की पटरियां पार करते रहेंगे और भारी जुर्माना देते रहेंगे। अब ये मत कहना कि सर दूसरा जंक्शन तो सही था क्योंकि स्टेटमेंट के फेवर में है। क्यों? क्योंकि सर वो जुर्माना दे रहे हैं तो ये सरकार के खजाने में पैसे आ रहे हैं, तो ऐसा मत सोचना बेटा, सरकार के खजाने से कोई लेना देना नहीं है, सरकार चालान इसलिए लगाती है ताकि वो चीज ना हो। हाँ जी, हरदेश कुमार, अंजलि, भरत, शिवेंद्र, वेरी गुड जॉब, शाबाश, गुड जॉब, ग्रेट। तो कुल मिलाकर हमें स्टेटमेंट के फेवर में रहना है, हमें स्टेटमेंट का साथ देना है, उसके अगेंस्ट कभी नहीं जाना। हमें गलती से भी स्टेटमेंट के अगेंस्ट नहीं जाना, इतना याद रखना है। हमें गलती से भी स्टेटमेंट के अगेंस्ट नहीं जाना, हमें हमेशा उसका साथ देना है कथन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट है शहर में अगले दिन आयोजित होने वाले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की टिकट खरीदने के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोग कतार में खड़े हैं, है ना। पीडीएफ बेटा आज रात तक डेफिनेटली सब कुछ अपडेट हो जाएगा, घबराओ नहीं। टेक्निकल में बोल रहा है बहुत सारे मैचेस है ना, तो बहुत सारी
सीक्वेंस में ऑपरेशन चल रहा है, तो आज रात तक हो जाएगा। तो अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर स्टूड इन द क्यू फॉर बाइंग टिकट फॉर द वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच शेड्यूल्ड टू बी प्लेड इन द सिटी टू द नेक्स्ट डे। मतलब कल जो है ओडीआई है, वनडे इंटरनेशनल मैच, तो उसको देखने के लिए ना बहुत सारी लंबी लोगों की लाइन लगी है टिकट खरीदने के लिए। हम भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, पहला जंक्शन है, हो सकता है अगले 6 महीने में कोई और मैच ना हो। तो मेरे भाई मेरे दोस्त मुझे एक बात बताओ, जब हम कोई मूवी देखने जाते थे तो क्या यही सोचकर जाते थे? क्या ये सोचकर जाते थे कि अगले 6 महीनों में कोई और मूवी नहीं आएगी? ऐसा तो नहीं था ना। वैसे तो कोरोना काल में कहाँ मूवी देखने गए, लेकिन फिर भी पुरानी अगर हम बातें करें तो अगर कल लोगों की भीड़ लगी है टिकट खरीदने के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगले 6 महीने में क्या होगा क्या नहीं ना। हमें तो कल के मैच से मतलब है कि एक्जैक्टली कल का मैच किस किस के बीच में है ना। वेरी गुड जॉब रवीना, अंजलि, हरदेश, नसीम खान, गुड जॉब। तो मेरे भाई शिवेंद्र यादव, वेरी गुड। तो अगले 6 महीने में क्या होगा क्या नहीं होगा हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। कल्याण सुंदर पुत्र, वेरी गुड जॉब, गुड वर्क। हो सकता है जो लोग कतार में खड़े हैं उनमें से अधिकांश लोगों को एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की टिकट मिल जाए, हो सकता है अधिकांश लोगों को टिकट मिल जाए। सूरज चौधरी, वेरी गुड जॉब। तो भैया ये बात तो स्टेटमेंट के फेवर में है कि लोगों को टिकट मिल जाए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? ओनली सेकंड इंप्लिसिट, केवल दूसरी पूर्ण अंतर नहीं थे। गुड जॉब मुकेश, गुड। तो अब आप लोग समझ रहे हो स्टेटमेंट एजम्पशन को अच्छे से। तो कुल मिलाकर हमें स्टेटमेंट का साथ देना है, उसका विरोध कभी नहीं करना है, उसके अगेंस्ट कभी नहीं जाना, उसके खिलाफ कभी नहीं होना। इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से समझेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर बेहद ध्यान से देंगे। दीपक सिंह, वेरी गुड। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर गलत दोगे। स्टेटमेंट एजम्पशन चैप्टर नहीं हुआ था बेटा आप लोगों का, है ना। स्टेटमेंट एजम्पशन और आर्गुमेंट ये 2 चैप्टर बचे थे जो हम आज पढ़ रहे हैं। मतलब एजम्पशन आज पढ़ेंगे, आर्गुमेंट कल पढ़ेंगे। बाकी लॉजिकल रीजनिंग में हमने कोर्स ऑफ एक्शन पढ़ा था, कॉज एंड इफेक्ट पढ़ा था, स्टेटमेंट कंक्लूजन पढ़ा था, लेकिन ये चैप्टर नहीं पढ़ा था। डिसीजन मेकिंग पढ़ा था, डेटा सफिशिएंसी भी पढ़ा था हमने, बट ये 2 चैप्टर बचे थे, आर्गुमेंट एजम्पशन, जो हम अब पढ़ रहे हैं। तो हर्ष ये क्वेश्चन हुए नहीं थे। हाँ, कथन ऑलमोस्ट सेम हो सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अरे वाह अंजलि, गुड, ग्रेट, सही आंसर कैसे दिया आपने। हाईवे पुलिस अथॉरिटी ने नियमित दूरी पर गति सेवा और हाईवे पर अधिक गति के खतरों को निर्दिष्ट करने वाले बड़े बड़े बोर्ड लगाए। एक्जैक्टली हुआ क्या कि ये हाईवे है, हाईवे, ठीक है, हाईवे पर बड़े बड़े बोर्ड, गुलशन यादव वेल डन। देखो हाईवे पर बहुत बड़े बड़े बोर्ड लगाए गए हैं, और ये जो बड़े बड़े बोर्ड लगाए गए हैं इन पर क्या लिखा हुआ है? इन पर लिखा है कृपया धीरे चलें, घर पे आपका कोई इंतजार कर रहा है ना। पहले तो ये लिखा रहता था कृपया धीरे चलें, घर पे आपका कोई इंतजार कर रहा है। आजकल लिखा रहता है कृपया धीरे चलें, है नहीं, कृपया धीरे चलें, घर पे वही बीवी मिलेगी जिसको छोड़कर आए थे। पहले लिखा होता था कृपया धीरे चलें, घर पे आपका कोई इंतजार कर रहा है, अब लिखा रहता है कृपया धीरे चलें, घर पे वही बीवी मिलेगी जिसको छोड़ के आए थे। तो जल्दी किस बात की तुम्हें घर जाने की? सावधानी हटी सब्जी पूरी बटी, सावधानी हटी सब्जी पूरी बटी। कृपया आप वाहन चलाते समय सौंदर्य दर्शन ना करें, वरना देव दर्शन हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें लिखी रहती हैं ताकि हम अपनी स्पीड को ओवरकम कर सकें। तो हाईवे पर नियमित दूरी पर ये बड़े बड़े बोर्ड लगाए गए हैं, ठीक है। चलो अब पहला है मोस्ट ऑफ द मोटरिस्ट में ड्राइव देयर व्हीकल विदिन द स्पीड लिमिट ऑन द हाईवे। ये तो बिल्कुल सही है, ये बात तो बिल्कुल सही है कि हो सकता है अधिकांश मोटर चालक हाईवे पर अपने वाहन को गति सीमा के भीतर चलाएंगे। ये बात तो बिल्कुल सही है। दूसरी बात है आमतौर पर मोटर चालक ऐसी चेतावनियों को नजरअंदाज करते हैं। जरा ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या है, मतलब अजम्पशन क्या है कि आमतौर पर मोटर चालक ऐसी चेतावनियों को नजरअंदाज करते हैं, नजरअंदाज करते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, आप कहोगे सर ये अजम्पशन तो स्टेटमेंट का विरोध करता है। देखो ये अजम्पशन स्टेटमेंट का विरोध नहीं करता। स्टेटमेंट का विरोध तब करता जब यहाँ पे लिखा होता कि मोटर चालक ऐसी चेतावनियों को नजरअंदाज करेंगे, मोटर चालक ऐसी चेतावनियों को नजरअंदाज करेंगे, है ना। अगर यहाँ पे इग्नोर की जगह ये लिखा होता विल इग्नोर लिखा होता, तो डेफिनेटली ये अजम्पशन इसका विरोध करता कि हमसे कहा जा रहा है कि मोटर चालक इन चेतावनियों को भी नजरअंदाज करेंगे, तो डेफिनेटली ये अजम्पशन गलत होता। बट ये जो सेंटेंस है ना, नजरअंदाज करते हैं, ये एक हैबिचुअल सेंटेंस है कि ऐसी चेतावनियों को आमतौर पर मोटर चालक नजरअंदाज कर देते हैं। यही तो कारण था, यही तो बेटा कारण था, जिसका ये परिणाम था कि हमने हाईवे पर नियमित दूरी पर जगह जगह बड़े बड़े बोर्ड लगाए। अगर बेटा ये कारण ना होता तो क्या हम हाईवे पर नियमित दूरी पर बड़े बड़े बोर्ड लगाते? फिर तो हम क्या करते, एक सिंगल बोर्ड लगाते थे हाईवे पर, उसी से काम चल जाता। तो अगर हमने हाईवे पर नियमित दूरी पर बड़े बड़े बोर्ड लगाए हैं तो क्यों लगाए हैं सर? इसी रीजन से तो लगाए हैं कि मोटर चालक जनरली इन चेतावनियों को नजरअंदाज कर देते हैं, इसलिए हमारी मजबूरी थी बड़े बड़े बोर्ड लगाना। क्योंकि ये जो कह रहा है ना, ये इसका विरोध नहीं कर रहा। इसका तो विरोध तब करता ना जब लिखा होता कि मोटर चालक इन चेतावनियों को भी नजरअंदाज करेंगे, ऐसा नहीं लिखा था। उन्होंने एक हैबिचुअल सेंटेंस बोला है, यानी कि इस परिणाम का कारण हमें दे रखा है, तो कारण तो कॉज तो हमेशा ठीक होगा ही। इसीलिए यहाँ पर दोनों ही अजम्पशन सही है, बोथ इम्प्लिसिट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। कर्मचारी संघ ने अपने सदस्यों को वार्षिक कार्यक्रम से दूर करने के लिए कहा क्योंकि प्रबंधक ने उनकी कई मांगे पूरी नहीं की थी। मतलब एम्प्लॉय एसोसिएशन ने ये बोला है कि भैया वार्षिक कार्यक्रमों से दूर रहना है। एम्प्लॉय एसोसिएशन ने क्या बोला है, जो कंपनी में एनुअल फंक्शन होता है उस एनुअल फंक्शन को कोई अटेंड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? वो इसलिए नहीं करेगा क्योंकि कंपनी ने उनकी डिमांड पूरी नहीं की। तो पहला जंक्शन क्या है, हो सकता है संघ के अधिकांश सदस्य कार्यक्रम में भाग ना ले, हो सकता है मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द एसोसिएशन मे नॉट अटेंड द फंक्शन। तो बेटा ये बात तो स्टेटमेंट के फेवर में है, हम यही तो चाह रहे हैं कि लोग भाग ना ले। अच्छा दूसरा है, हो सकता है प्रबंधक वार्षिक कार्यक्रम को रद्द कर दे, मतलब मे कैंसिल द एनुअल फंक्शन। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, कोरोना काल है, तुम्हारी शादी है, हो सकता है तुम्हारी शादी में बाराती ना पहुंचे कोरोना की डर की वजह से, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम अपनी शादी कैंसिल कर दोगे? अरे बाराती तो छोड़ो सर, पंडित भी नहीं आएगा तो भी अपनी शादी कैंसिल ना करें। तो कहने का मतलब यही है कि एनुअल फंक्शन को अटेंड करने और ना करने की बात हो रही है, ना कि उसको रद्द कराने की। तो ये बात बेटा इलॉजिकल है, ये एकदम अमान्य है, इलॉजिकल। तो इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ पहली ही पूर्वधारणा सही है, ओनली फर्स्ट इम्प्लिसिट्स। ठीक है मेरे भाई। चलो नेक्स्ट गांव में पीने के पानी की कमी की गंभीर समस्या पर चर्चा करने के लिए गांव के सरपंच ने सभी परिवार के मुखिया की बैठक बुलाई। मतलब द सरपंच ऑफ द विलेज कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ ऑल द हेड्स ऑफ द फैमिली टू डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ एक्यूट शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन द विलेज। मतलब गांव में पीने के पानी की कमी हो रही है। अब पीने
पीने के पानी की कमी की समस्या पर चर्चा करने के लिए गांव के सरपंच ने ना हर घर से मुखिया को बुलाया। ठीक है, पहला जंक्शन है, सरपंच हैड अर्लियर कॉल्ड सच मीटिंग टू डिस्कस वेरियस प्रॉब्लम। विभिन्न समस्याओं के बारे में चर्चा करने के लिए सरपंच ऐसी बैठक पहले भी बुलाई थी। मतलब कह रहे हैं कि सरपंच तो ऐसी बैठक पहले भी बुला चुका है विभिन्न समस्याओं पर चर्चा करने के लिए। मेरे दोस्त, मेरे भाई, पहले क्या समस्या थी क्या नहीं समस्या थी हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है, हमें तो आज की समस्या पर फोकस करना है। दूसरा जंक्शन है, हो सकता है अधिकांश परिवार के मुखिया सरपंच द्वारा बुलाई गई बैठक में भाग ले। तो ये बात स्टेटमेंट के फेवर में है, भैया वो मुखियाओं को बुलाना चाह रहा है और हम कह रहे हैं मुखिया जाएंगे मीटिंग में, तो ये बात बिल्कुल स्टेटमेंट के फेवर में है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ओनली सेकंड इम्प्लिसिट्स, केवल दूसरी पूर्व धारणा अंतर्निहित है, केवल दूसरी पूर्व धारणा अंतर्निहित है, केवल दूसरी पूर्व धारणा अंतर्निहित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट, नगर निगम ने तटों के किनारे रहने वाले सभी लोगों को मानसून के दौरान ऊंची जगहों पर जाने के लिए कहा। नगर निगम ने क्या बोला, जो भी लोग समुद्र तट के किनारे रह रहे हैं, जो भी लोग समुद्र तट के किनारे रह रहे हैं उन सभी लोगों को ना मानसून के दौरान ऊंची जगह पर जाने के लिए कहा कि जाओ जाओ ऊपर जाके रहो, सिर्फ मानसून के दौरान। तो पहला जंक्शन है, मेनी पीपल लिविंग इन सिटीज में लीव द सिटी एंड रिलोकेट देमसेल्फ एल्सवेयर इन द स्टेट। कह रहे हैं हो सकता है कि झोपड़ियों में रहने वाले कई लोग शहर छोड़ दें और राज्य में कहीं और जाके रहें। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि परमानेंट शहर छोड़ के ही चले जाएं और राज्य में कहीं और जाके बस जाएं। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, हम उनको परमानेंट शहर छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। हम ये नहीं चाह रहे कि परमानेंट शहर छोड़ के चले जाएं। हो सकता है तट के किनारे झोपड़ियों में रहने वाले अधिकांश लोग मानसून के दौरान ऊंची जगह पर जाकर रहने की कोशिश करें। तो ये बात बिल्कुल स्टेटमेंट के फेवर में है कि मानसून के दौरान वो ऊंची जगह पे जाकर रहने की कोशिश करेंगे, मानसून के दौरान वो ऊंची जगह पे जाकर रहने की कोशिश करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, ओनली सेकंड इम्प्लिसिट्स, केवल दूसरी पूर्व धारणा अंतर्निहित है। ओनली सेकंड इम्प्लिसिट्स, केवल दूसरी पूर्व धारणा अंतर्निहित है, केवल दूसरी पूर्व धारणा अंतर्निहित है। चक्रवातीय तूफानों से सागर तटों के प्रभावित होने को मद्देनजर रखते हुए जिला प्रशासन ने तटवर्ती क्षेत्रों में बेतार संचार प्रणाली की स्थापना की है। द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी हैज डिसाइडेड टू सेट अप वायरलेस कम्युनिकेशन अलोंग द कोस्टल लाइन इन द व्यू ऑफ द साइक्लोन स्टॉर्म हिटिंग। मतलब होता क्या है कि कोस्टल लाइंस होती है ना, समुद्र तट के किनारे वाले जो शहर है, वहां पर वायर्ड कम्युनिकेशन की जगह वायरलेस कम्युनिकेशन आया है। वायर्ड कम्युनिकेशन क्यों हटा रहे हैं, क्योंकि जो साइक्लोन आता है ना उससे ना जो वायर्ड कम्युनिकेशन होता है वो टूट जाता है, लेकिन शायद हो सकता है वायरलेस कम्युनिकेशन ज्यादा दिन तक चले, इसीलिए वो साइक्लोन स्टॉर्म की डर की वजह से वायरलेस कम्युनिकेशन को सेटअप कर रहे हैं। तो पहला जंक्शन क्या है, चक्रवातीय तूफानों के कारण दूरभाषीय संपर्क व्यवस्था भंग हो सकती है। द टेलीफोन कम्युनिकेशन में बी पैरालाइज्ड ड्यू टू द साइक्लोन स्टॉर्म। भैया टेलीफोन कम्युनिकेशन में भी पैरालाइज्ड ड्यू टू द साइक्लोन स्टॉर्म, बिल्कुल सही बात है, इसीलिए तो हम वायरलेस कम्युनिकेशन लेकर आ रहे हैं। भैया वायरलेस कम्युनिकेशन क्यों ला रहे हैं, क्योंकि जो टेलीफोन कम्युनिकेशन है वो साइक्लोन स्टॉर्म की वजह से अफेक्ट हो जाता है। दूसरा है द वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम में बी एबल टू विथस्टैंड द इंपैक्ट ऑफ द साइक्लोन स्टॉर्म। ये कह रहे हैं हो सकता है कि जो वायरलेस कम्युनिकेशन है वो साइक्लोन स्टॉर्म को झेल ले। तो ये बात भी तो बिल्कुल सही है कि जो वायरलेस कम्युनिकेशन है वो साइक्लोन स्टॉर्म को झेल ले, तभी तो हम वायरलेस कम्युनिकेशन लेकर आ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बोथ इम्प्लिसिट्स, दोनों ही पूर्व धारणाएं अंतर्निहित है, बोथ इम्प्लिसिट्स, दोनों ही पूर्व धारणाएं अंतर्निहित है। ठीक है, दोनों ही पूर्व धारणाएं अंतर्निहित है। नेक्स्ट, हाल ही में ही स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में गिरावट आई है, जिसकी जांच के लिए भारत सरकार ने एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया, है ना। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड अ जॉइंट पार्लियामेंट कमिटी टू इन्वेस्टिगेट इनटू द रिसेंट स्टॉक मार्केट क्रैश। ठीक है, उसने जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी बनाई है। किसने जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी बनाई है, गवर्नमेंट ने। क्यों, कि स्टॉक मार्केट अचानक से बहुत ज्यादा गिर गया। तो पहला जंक्शन ये है, द मेंबर्स ऑफ द कमिटी में पजेस रिक्वेस्ट एक्सपर्टाइज टू कैरी आउट द इन्वेस्टिगेशन। हो सकता है बेटा समिति के जो सदस्य हैं जांच करने की अपेक्षित विशेषज्ञता हो सकती है। भैया बिल्कुल सही बात है, समिति के सदस्यों में जांच करने की विशेषज्ञता नहीं होती, तो ऐसा क्यों होता, फिर उनकी मीटिंग बनाते हैं। दूसरा है, इसकी पूर्ण समिति उन दस्तावेज पर कब्जा कर उन्हें नष्ट कर देगी, जिम्मेदार लोग भी सभी दस्तावेज को नष्ट कर देंगे। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है, जिम्मेदार लोग नष्ट कर देंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ओनली फर्स्ट इम्प्लिसिट। तो बेटा ये चैप्टर था स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस, कथन और पूर्व धारणाएं। तो कुल मिलाकर इस चैप्टर में हमें क्या करना है कि हमें हमेशा स्टेटमेंट का साथ देना है, उसका विरोध कभी नहीं करना। ठीक है, हम मुलाकात करते हैं कल की क्लास में। कल हम पढ़ेंगे स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, कथन और क्या तर्क, कथन और तर्क। फिर लॉजिकल रीजनिंग वाला पोर्शन पूरा खत्म हो जाएगा, नॉन वर्बल रीजनिंग हम पूरा खत्म कर ही चुके हैं। चलिए तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच।